नमस्कार, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 अक्टूबर 2023 को सिविल लाइन जयपुर स्थित अपने निवास पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दोपहर 3 बजे पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू हुए। इन्होंने कहा कि जनता विकास को देखते हुए अब फैसला करेगी। 156 के पार का आंकड़ा पार कर विजय होने का इन्होंने लक्ष्य भी बताया। न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। एमपी, छत्तीसगढ़ सब जगह राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई और हमारे 76 उम्मीदवार भी घोषित हो गए। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब फैसला राजस्थान की जनता को करना है, राज्यों की जनता को करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी बताना चाहिए, हमने हमारा सारा काम लगातार हर विज्ञापन के जरिए लोगों के बीच में भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काम पर बात करनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं की व्यक्तिगत बयानबाजी ज्यादा हो रही है और व्यक्तिगत बयानबाजी का ही परिणाम है कि बीजेपी में इंटरनल फाइटिंग शुरू हो गई। लेकिन बीजेपी के जो राजस्थान में 25 एमपी जीत कर गए, उनमें से 4-5 तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने आज तक अपना हिसाब नहीं दिया, सिर्फ कांग्रेस की सरकार को कोसते रहे। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फेल हो गए और तब फेल हो गए जब ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के नज़दीक है। इसके बावजूद राजस्थान की जनता के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया। और जब लोगों ने डिमांड की और ये कहा कि पानी पर हमारा हक है, हमें ज़रूरत है, हमें मिलना चाहिए, तो उन्होंने खुद ने ये बयान दिया जो रिकॉर्ड हो गया कि जब आप हमें वापस वोट दोगे बीजेपी को तब हम पानी देंगे। ये राजनीति हो गई। और आज मैं आपको इतना गारंटी से कह सकता हूँ, इस देश में महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और पुराने जो वादे इन्होंने किए थे केंद्र सरकार के चुनाव के वक्त, उस पर कोई भी केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भी बयान नहीं दे रहे। पलटकर वो अपने पुराने वादे याद ही नहीं कर रहे। नोटबंदी को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने पूरे देश में दावा किया था कि 50 दिन हमको दे दो, देश बदल देंगे। देश बदल गया। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। पूरे देश में मनी क्राइसिस खड़ा हो गया। लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। 50 दिन के बाद देश के हालात और ज़्यादा बिगड़ते गए। मनी क्राइसिस आया, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और काला धन लाकर और कहा गया था कि उससे देश के हालात सुधर जाएंगे। काला धन आया नहीं। उसके बाद नया काम कर दिया कि 50,000 करोड़ रुपए जो नए नोट छापने में खर्च हुए थे, 2000 के नोट छापने में, वो 2000 का नोट भी बाद में बंद कर दिया। पहले 1000 का नोट और 500 का नोट बंद किया, उसके बदले फिर लाए 500 का और 2000 का नोट, उसमें से 2000 का नोट बंद कर दिया। ये सब करके बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटा सकती है, क्योंकि जब बड़ा शॉट लगता है तो लोगों में चर्चा होती है, तो लोग खुद की समस्याएं भूलकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। बीजेपी जनता को परेशान करके ऐसे मुद्दे लेकर आई इन 9 सालों में, जिससे जनता अपने घर के कामों में लग जाए, नोट बदलवाने में लग जाए, जब हालात बिगड़े तो उसमें लग जाए, जीएसटी में लग जाए, लेकिन देश के हालात नहीं सुधरे। आप मुझे ये बता दो, इस वक्त पूरे देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त है। जब वो पेट्रोल पंप पर जाता है उसकी आत्मा रोती है। बीजेपी पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर एक भी बयान केंद्र का नेता नहीं दे रहा है। क्या केंद्र के नेताओं को ये नहीं बताना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल के दाम तय होते हैं, उन दामों के आधार पर राजस्थान में और देश में पेट्रोल डीजल बिकता है। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा तेजी से क्रूड ऑयल के दाम गिरे। एक बार तो $61 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम आ गए। अभी भी क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है। जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी देश में यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे। लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपये लीटर के नीचे बिक रहा था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 2014 तक बिक रहा था। फिर इनकी सरकार आ गई और 2014 से लेकर और 23 आ गया। आप मुझे ये बता दें
जब क्रूड ऑयल महंगा था $138 प्रति बैरल, तब 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। आज $50 सस्ता हो गया, तब आप पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, पेट्रोल 100 के पार और डीजल 100 के नजदीक आप बेच रहे हो। क्योंकि आपने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस केंद्र सरकार ने लगा दिया। एक्साइज ड्यूटी भी वो लगा दी जिसमें राज्यों का हिस्सा खत्म हो गया। यदि बेसिक एक्साइज ड्यूटी पर ये लगाते, बढ़ाते, तो राज्यों को भी उसका पैसा मिलता। मतलब अब पैसा राज्यों को नहीं मिलता। यदि पेट्रोल डीजल में खजाना केंद्र सरकार का भरता है, तो जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार हमें नहीं देगी, वो पूरा लेके जाएगी। कि राजस्थान के बीजेपी के नेता लगातार झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये झूठ के जनरेटर, इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। 2014 में राजस्थान में जितना टैक्स था उतना ही टैक्स आज है। क्योंकि बार बार जब इन्होंने, हमने टैक्स कम किया, बीच में कहा राज्य टैक्स कम कर दो, तो हम उसी स्तर पर आ गए जितना 2014 में था। हमने तो टैक्स बढ़ाया नहीं। तो बीजेपी जवाब दे कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कम करेगी, कैसे कम करेगी, क्यों नहीं कर रही है, इतना टैक्स कहां पर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझे बताइए, इन 9 वर्ष के शासन से पहले जितने प्रधानमंत्री आए, उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का, 58 लाख करोड़ का कर्जा लिया, और इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, मतलब ज्यादा ले लिया। आप इतना पैसा ले रहे हो, उसके बाद भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा हवा हो गया। बीच में जीएसटी लेकर आए, जीएसटी दिन पर दिन बढ़ती गई। खुले आटे पर टैक्स लगा दिया, प्रसाद पर टैक्स लगा दिया, मुरमुरे पर टैक्स लगा दिया, मखाने पर टैक्स लगा दिया। छोटी से छोटी चीज पर टैक्स लगाया, 28% तक टैक्स लेकर गए। तो जब ये जीएसटी आपने लगा दिया, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा गब्बर सिंह टैक्स, मतलब जबरन छीना जाने वाला टैक्स, उससे मिला क्या देश को? आप मुद्दों को घुमा फिराकर इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो इनके जो केंद्र के मंत्री हैं, तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने रोज होर्डिंग भी लगाए, विज्ञापन भी दिए और प्रेस में भी दिया, और हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो जनता में पहुंच गया। सारी योजना, हमारी योजनाएं जमीन पर भी उतर गई। चिरंजीवी योजना है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, लाखों लोगों को उसमें इलाज मिला। हमारी हर योजना जमीन पर आई। आप मुझे ये बताओ, ये जो मंत्री जितने भी आ रहे हैं, रोज कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। कानून व्यवस्था आजकल बीजेपी पार्टी की बिगड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई नहीं, बीजेपी कार्यालय पर पुलिस लगानी पड़ गई। इनके जितने उम्मीदवार जा रहे हैं वो पुलिस लेकर जा रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। कई जगह पर ऐसा हो रहा है, जब बीजेपी के नेता और उनके ही कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तब कांग्रेस का कार्यकर्ता बीच में आकर उनका बीच बचाव कर रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनको यही ध्यान नहीं वो क्या क्या बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। और चित्तौड़, जहाँ इनका खुद का जिला है, वहाँ का मैं जिला प्रभारी मंत्री हूँ, वहाँ ये जा नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन खड़ा हो गया। और रिएक्शन खड़ा होकर जो वर्तमान एमएलए है, उन वर्तमान एमएलए ने कह दिया, उनके लोगों ने उनके पुतले जला दी, और उन्होंने चैलेंज करके इनको घुसने पर रोक लगा दी। बीजेपी को जितना घमंड था, वो उनके टिकट घोषित होने के बाद टूटा है। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी में यदि दम है, तो बीजेपी को अपने केंद्र में किए कामों के आधार पर, और पिछली जो बीजेपी की सरकार थी वसुंधरा जी की, उसके आधार पर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। तो वो काम की तुलना करेंगे, तो राजस्थान स्टेट को डेवलपमेंट मॉडल बनाने में कांग्रेस सरकार की भूमिका बड़ी। सिर्फ कांग्रेस ने इसको डेवलपमेंट मॉडल स्टेट बनाया। पब्लिक वेलफेयर में सारा काम कांग्रेस की सरकार ने किया। बीजेपी कभी ऐसा मॉडल लागू नहीं कर पाई जिसमें ओपीएस लागू हो गया हो। हर कर्मचारी, हमने ओपीएस शुरू कर दी, पहला राज्य जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। अब कर्मचारी का परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पहला स्टेट है जहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है, 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है। और यहाँ पर रोडवेज की बस में जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो फ्री में जाता है। आज बीजेपी खुलकर कहती है कि ये जो सारा काम, इनमें से एक काम बीजेपी हमको बता दे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं वोट मांगने के लिए। अब बीजेपी वापस पुराने एजेंडे पर आ गई। इसलिए बीजेपी ने पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में दंगे फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए,
हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा करा दो, वोट ले। बार बार बीजेपी का हर नेता बोलता है तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण है। बीजेपी को बताना चाहिए तुष्टीकरण का अर्थ क्या है, जनता समझे तो सही। बीजेपी वाले क्या बता दे, आप बताइए। अशोक गहलोत कौन है जो अष्टमी की पूजा करता है? प्रताप सिंह खाचरियावास कौन है जो भगवान राम का वंशज है? बीजेपी वालों ने एक दिन कहा कि कांग्रेस वाले राम के वंशज कैसे हो सकते हो, तो भैरू सिंह जी से जाके पूछो, ऊपर चले गए, जाके मिल ले जाके और पूछ ले उनसे। तो नकली तो तुम हो, भैरू सिंह जी से जाके मिलो ऊपर, उनसे कहो कि आप नकली हो, तो पता चल जाएगा सारा। मतलब कछावा वंश के क्षत्रिय यदि राम के वंशज है, वो खुद अपने यहाँ पे किसी का राम के कछावा वंश के क्षत्रिय का फोटो देते हैं, उसके नीचे लिखते हैं क्योंकि मैं बोलता हूँ राम के वंश है, इसलिए डर के मारे उनके नीचे लिखते हैं राम के वंश। पहले तो नहीं लिखा था, अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए। इसलिए बीजेपी को बताना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज भी, हमारे केंद्र के कामों की बात होती है तो लोग आज भी कहते हैं ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं मिल रहा है ये मनमोहन सिंह सरकार की देन है। फूड गारंटी कानून हम लेकर आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, इसलिए आज सबको घरों में 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं मिल रहा है। ये गेहूं कौन दे रहा है? ये कांग्रेस सरकार की योजना है। ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का कानून, बड़े स्कूलों में राइट टू एजुकेशन RTE में जो बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, गरीब बच्चों के, ये कांग्रेस सरकार की देन है। राइट टू वर्क, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नरेगा, ये कांग्रेस सरकार की देन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसकी इमारत बड़ी धूमधाम से हम निकालेंगे, और वो आज भी चल रही है गांव गांव में। इसीलिए तो गांव और शहर में झगड़ा नहीं, लोगों को रोजगार मिलने लगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिस कानून को इन्होंने कमजोर कर दिया, बीजेपी के लोगों ने कमजोर किया, राइट टू इंफॉर्मेशन भी हम ही ने लागू किया। ये सारे कानून हमारे लागू किए हुए। इन्होंने तो एक कानून बनाया, ये लेकर आए अभी नया, जब ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आए तो 1.5 साल तक हमने वो मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया। उसमें इतने टैक्स लगा दिए, इतना ज़्यादा चालान के रेट बढ़ा दी, जो हमको कम करनी पड़ी राजस्थान सरकार को। जो मैं कम कर सकता था उतनी मैंने उस वक्त की। आज तो मैं फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हूँ, तब मेरे पास ट्रांसपोर्ट था, और हमने 1.5 साल तक उसको लागू नहीं किया। इनकी नीयत लोगों की जेब काट कर अपना खजाना भरने की है, और धर्म के नाम पर बिल्कुल मार्मिक रूप से अटैक करके सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक रूप से गलत एजेंडा पेश करके वोट लेने की है। बीजेपी के इस षड्यंत्र से जनता सावधान हो चुकी है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बीजेपी जो नए नए वीडियो चलाती है, कुछ में कोशिश की गई मंदिरों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अचानक, अब मैंने मंदिरों के पुजारियों से रिक्वेस्ट की, अपने अपने मंदिरों में रात को ताला लगाओ। ये बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में बैठकर रणनीति बनाते हैं, और जहाँ पे मूर्ति टूटती है पहले ये देखो कि वो कौन तोड़ रहा है। वो बीजेपी का कार्य, बीजेपी के नेता लोग ही करवाते हैं सब काम, जिससे दंगा फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, और सारा नाटक एजेंडा। तो भाई आप अपने काम पे लड़िए ना, आप क्यों इस एजेंडे पर आ गए वापस? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक एजेंडा है और आप उस एजेंडे पर काम करना चाहते हो। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सनातन धर्म को मानता है, प्रताप सिंह खाचरियावास सनातन धर्म को मानता है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं? आपको किसने चार्ज दिया और आप होते कौन है? इस तरह की भाषा बोल के बार बार तुष्टीकरण तो तेरा खुद का हो गया। तो आप खुद बेईमान है, आप में होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की। लीडरशिप का क्राइसिस शुरू हो गया, बीजेपी लड़ाई शुरू हुई, और इतनी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई कि आश्चर्य की बात है, जयपुर के विद्याधर नगर में जो नई कैंडिडेट आती है, वो पहले वहाँ पर टिकट अपोजिशन लीडर को भी मिल रहा था, पहले टिकट काटती है राजवी साहब का, बाद में कोई एक और कैंडिडेट इनके बड़े लीडर लड़े तो उनका 2 जनों के टिकट काट के खुद लेती है टिकट। आपके यहाँ जो माहौल बना है उसमें स्टेट लीडरशिप है कहाँ पर? आपके यहाँ पे क्राइसिस और झगड़ा शुरू हो गया टिकट का। और ये जो टिकट का झगड़ा चालू हुआ है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, वो इसलिए चालू हुआ कि बीजेपी के केंद्र के नेताओं ने एक बड़ा पाप किया। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी का पुराना एजेंडा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का एजेंडा है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी। बीजेपी को कार्यकर्ता बेस्ड, कैडर बेस्ड पार्टी कहा गया। कैडर का मतलब होता है जो कार्यकर्ताओं के दम पर राजनीति करे। एक होता है मास बेस्ड पार्टी, मास बेस्ड माना गया कांग्रेस, जो पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके। अब वो कह रहे हैं आप सिर्फ हमारा सिंबल दे,
और सिंबल के नाम पर, सिंबल हमारे के नाम पर आप वोट दो। बीजेपी यही तो कह रही है, आप सिर्फ सिंबल के नाम पर वोट मांग रहे हो, आप कार्यकर्ता की राय को महत्व नहीं दे रहे, इसीलिए वो कार्यकर्ता रिएक्शन में खड़ा हो गया। ये इलेक्शन आज मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत पतली है। पूरी कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ रही है। जहां हमारे टिकट घोषित हो गए 76 स्थानों पर, वहां कहीं पर भी कांग्रेस में इंटरनल फाइट नहीं हो रही है, कहीं गाड़ियां नहीं टूट रही है, कांच नहीं तोड़े गए हैं, एक दूसरे से फाइट नहीं हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी हो गई होगी, लेकिन वो ठहर गई, क्योंकि हमारी टिकट कार्यकर्ता के बेस पर पार्टी ने तय किया। आगे भी हमारे टिकट आ जाएंगे, लेकिन ये तय बात है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और ये जवाब देकर बताना चाहिए कि आपकी नोटबंदी फेल हो गई। आपने पेट्रोल डीजल पर जो वादा किया था, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन आपने महंगाई रोकने में आप फेल रहे। महंगाई खत्म करने के लिए हमको महंगाई राहत शिविर लगाने पड़े। हमारे महंगाई राहत शिविर जबरदस्त सक्सेस गए और लोग वहां तक पहुंचे। 100 यूनिट बिजली फ्री करना, 200 यूनिट तक चार्ज हटाना, 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री करना, 1000 रुपये महीना किसान को देना, और 14,000 करोड़ के कर्जे माफ करके 22 लाख किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना। ये बड़े काम जो हमने किए, उसकी गूंज आज भी गांव में, शहर में, सब जगह सुनाई देती है। और हमारे महात्मा गांधी मॉडल स्कूल, और उन मॉडल स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की बजाय को छोड़कर हमारे स्कूलों में एडमिशन लेना, 2 यूनिफॉर्म फ्री, ये सब काम हमारा जनता की सिर चढ़कर बोल रहा है, जनता में चर्चा है। जयपुर में भी हमारा डेवलपमेंट मॉडल, आप गलियों में जाएंगे, अभी हमने बड़ा काम किया जयपुर में, आगे भी अभी हम लगभग 50 करोड़ की लागत से 5.5 किलोमीटर में, पहली बार आज़ादी के बाद ये रामनगर क्षेत्र में सारे में 5.5 किलोमीटर में हाईटेंशन लाइन लगाई। आगे हमने 112 करोड़ की हाईटेंशन लाइन जो पहले से हमारा सैंक्शन है, वो मैं आपको ऑर्डर भेजूंगा सबको, वो हम उधर प्रेम गुजर की थड़ी से आगे प्रेम नगर, अशोक विहार, इधर आगे जो लाइन जा रही है उसको भी हमने सर्वे चालू हो गया, उसका 112 करोड़ का और टाइप भी हो गया, 112 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे, वो भी हटने जाएगी। सिविल लाइंस में जहाँ भी हाई टेंशन लाइन है उसका सर्वे चल रहा है, सब जगह से हाई टेंशन लाइन हम हटाएंगे। ये एक मॉडल हमने शुरुआत की है कि जयपुर के एक विधानसभा क्षेत्र से जहाँ हाई टेंशन है, क्योंकि इतने लोग मर गए, तो थिकली पॉपुलेटेड एरिया से हाई टेंशन हटाने का काम हमने शुरू किया। भारत जोड़ो सेतु जो हमने जयपुर में बनाया, उससे हमने, आपको पता है सबसे बड़ा काम ट्रैफिक जाम राजधानी में प्रॉब्लम है, राजधानी में जब प्रॉब्लम है तो उससे काफी सुधार हुआ। पिछली बार हम अजमेर रोड की एलिवेटेड रोड लेकर आए, उससे ट्रैफिक नहीं तो आज बिल्कुल जाम हुई, हमारा हमने किया। मेट्रो हम लेकर आए ट्रैफिक में सुधार के लिए, और रेड लाइट फ्री जोन बनाने के लिए अभी काम चल रहा है, जो यहाँ टॉक पुलिया वाला काम हमने कर दिया, आपको पता है, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के नीचे से अंडरपास बनाकर काम में हमने कोई कमी नहीं रखी। जयपुर में जब घाट की गुणी की टनल बनी, वो हमारा सेंट्रल पार्क ये हमने बनाया, नया सेंट्रल पार्क हमने बनाया। और राजधानी जयपुर में जब उत्तर दक्षिण हो रहा था जयपुर, तब हमने बाहर निकल कर कहा था ये डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस, तब मैंने बाहर निकल कर कहा था मिनिस्टर होते हुए, सरकार का प्रवक्ता होते हुए, कि जयपुर उत्तर दक्षिण नहीं हो। बीजेपी के नेता तो बयान भी नहीं दे पाए, डर गए कि आंदोलन करेंगे, पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं, और जयपुर जयपुर ही रहा, बाहर निकल कर कहा। और राजनीति का मतलब यही है कि ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में फंसने की बजाय ये देखना चाहिए कांग्रेस ने क्या काम किए, बीजेपी ने क्या काम किए, दोनों के कैंडिडेटों को तोलना चाहिए, देखना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। तो काम के आधार पर जब जनता फैसला करेगी तो सही मायने में राम राज्य की बात होगी। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, जहाँ पर होता है वहाँ राम जी का वासा होता है। तो जब राम राज्य की बात आप कर रहे हो तो जन कल्याण और विकास की बात कर लो, कौन जन कल्याण की योजनाएं लेकर आया, किसने विकास किया। सच्चाई के आधार पर वोट पड़ेगा, हमें पक्की उम्मीद है, और हम ये मान रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब तक जितना भी चुनाव का जो दौर चला है, चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद, उसमें कांग्रेस पार्टी 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी जगह फ्रंट फुट पर खेल रही है। हमारा कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचा है, हम बीजेपी से बहुत आगे हैं। बीजेपी बहुत
झूठ, फरेब और धोखे का सहारा ले रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर नए नए आरोप लगाने की। बीच में मैं चुप रहा, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को तैयार रहना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास कोशिश करेगा। मैं सरकार के प्रवक्ता के रूप में लगातार सरकार का पक्ष रखता रहा, लेकिन अब लगातार मैं बोलूंगा, बोलकर बताऊंगा कि ये कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ फरेब कर रहे हैं, कहाँ धोखा कर रहे हैं। केंद्र के नेता आकर यहाँ पर जो चाहे वो बोलकर चले जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी को ये सही एडवाइस नहीं करते, झूठी बातें बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि जोधपुर में दंगा हुआ, आदमी मर गए। भाई साहब, वहाँ तो कोई मरा ही नहीं। तो जो हालात बीजेपी के नेताओं के हैं, कुछ भी बोल दो, कभी भी बोल दो, कोई भी चार्ज लगा दो, ये गलत बात। राजनीति में मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, यदि आपको चुनाव लड़ना, आप फेयर तरीके से लड़ें। हम जब फेयर तरीके से लड़ रहे हैं, आप भी फेयर तरीके से लड़िए। आप अपना काम बताइए, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप में तो होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की, लगातार। कैसे भी झूठ बोलो, कैसे भी इशू बनाओ, और इशू बनाकर राजस्थान में झूठ परोस कर सत्ता में आ जाओ। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता इस वक्त कांग्रेस के साथ खड़ी है। और हमें पक्की उम्मीद है, डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के मॉडल पर हम निश्चित रूप से बीजेपी को शिकस्त देंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पेपर लीक पे प्रताप जी, क्या जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको पर भी फर्क पड़ेगा क्या? तो पेपर लीक का मामला, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते, इस पर बहुत डिस्कस हो चुका है। राजस्थान की विधानसभा में जब डिस्कस हो रहा था, मैंने बीजेपी के लोगों से कहा विधानसभा कि आपको टेबल करने चाहिए सारे आरोप। आप जो बाहर मीडिया में बोल रहे हैं वो विधानसभा चल रही है, आप टेबल करेंगे तो कार्रवाई हो सकेगी। पेपर लीक को इन्होंने जो मुद्दा बनाया, मैं उन लोगों से एक बात कहूँगा, राजस्थान के लोगों से, पेपर लीक किसने बताया? पेपर लीक हो, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने ये घोषणा की कि ये पेपर लीक हो गया है, ये हम दोबारा कराएंगे। तो हमने ही तो की, हमने ही पकड़वाया पेपर लीक करने वालों को, हमने ही बताया पेपर लीक हो गया, जिससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पास हो। पेपर लीक हो गया, हम पकड़ रहे हैं, उसको छुपा तोड़ना रहे। हमारे मन में तो चोरी है नहीं, हमने ही पकड़ा, हमने ही जेल भेजा, दोबारा हमने ही पेपर कराया, हमने उनसे बच्चों से वो चार्ज भी वापस वसूल नहीं किया, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, गुजरात में हमसे ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन हमने सख्त कार्रवाई की तो इसको इशू बना, और इन्होंने इशू बनाया। बीजेपी के राज में पेपर लीक हुए, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, इन्होंने तो इतना सख्त कानून नहीं बनाया, हमने हमारे तरफ से जबरदस्त सख्त कानून बनाया। तो बीजेपी वाले इशू तो बना सकते हैं और बहुत दम से बनाते हैं, फिर उसकी हवा निकल जाती है। क्या हुआ? डायरी को भी उन्होंने तो मुद्दा बनाया था, डायरी खटी ना घुसी, कुर्सा बिल में घुसी। कहाँ है डायरी? पाप की पराकाष्ठा है। बीजेपी एक दिन एक इशू को उठाती है, दूसरे दिन उस पर बात नहीं करती, क्योंकि बीजेपी के पास नीचे जमीन ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है आरोप का। आरोप का बेस हो तो बीजेपी उस आरोप को आगे लेकर आए ना। एक दिन एक आरोप लगाती है, दूसरे दिन दूसरा लेकर आ जाती है। वो समझते हैं कि हमारे आरोपों में दम नहीं है, इसलिए बीजेपी उन पर आगे नहीं बढ़ती। तो साहब जी, आप आपने तुष्टीकरण के ऊपर बहुत सारी बातें अपनी रखी। पंडित सुरेश मिश्रा ने ये कहा है कि आपकी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है, और उन्होंने ये कहा कि जयपुर के 2 विधायकों की वजह से सारा तुष्टीकरण होता है और कांग्रेस में उनकी बात सुनी जाती है, इसलिए वह कांग्रेस छोड़ के भाजपा में। क्या जवाब नहीं आ रहा? पूछ लिया आपको, बहुत छोड़ो यार। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया है, उनकी शिकायत की गई चुनाव आयोग को, और बताया गया है कि 2003 में और 2008 के इलेक्शन में जो उन्होंने एफिडेविट दिए एजुकेशन को लेकर वो गलत थी। वो जिस स्कूल में पढ़े हैं वो वहाँ तो नाम ही नहीं है। ये सारा मामला मेरी जानकारी में नहीं है। ये मामला एक मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है। मिनिस्टर सारे मेरे दोस्त हैं, मेरी पार्टी की विधायक है। मेरी जब तक उनसे बात नहीं, तब तक मैं क्या बोलूँ। बीजेपी वाले तो कई पत्थर तो ऐसे फेंक रहे हैं जो उनके सिर पे आगे गिर जाते हैं। फाट क्यों माथो वो खाएंगे। वो जो नेताजी इनके बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं 70 mm के पर्दे पर, ये हो गया, वो हो गया, सूट को यूँ करे, यूँ करे, यूँ करे। नेताजी के मुंह के ऊपर कपड़ा चल रहा है काला। कहाँ है राष्ट्रीय प्रवक्ता? हवा निकाल दी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और वहाँ काय को मिठाई का डब्बा लेके परोस रहे थे। मेरा कोई विरोध करे, मैं भली मिठाई नहीं खिलाऊंगा। 250 दम रखो भैया, ऐसे नहीं लड़े जाते हैं। मिठाई खिला रहा है तो धक्का दे रहे हैं, क्या ये देखते हैं? ऐसे होती है पॉलिटिक्स। मतलब हद है, इतने बड़े बड़े डायलॉग। इसलिए बीजेपी वाले जो इतनी ऊंची ऊंची देते हैं ना,
उतनी ऊंची बात तो करते हैं, उड़ान उतनी ऊंची नहीं भरते, खट देने से नीचे आ जाता है स्काई। बीजेपी का कहना है अभी 124 सीटों का और अलाउंस हो जाने दो, फिर बीजेपी और कांग्रेस की हकीकत देखना। कार्यकर्ता क्या मान ली, मतलब बीजेपी ने ये तो मान लिया कि अभी तक जो सीटें घोषित हुई है उसमें तो बीजेपी मात खा गई, ये तो मान लिया कम से कम, धीरे धीरे वो भी आ जाना। मतलब बीजेपी ने सीटें घोषित करने के बाद, अच्छा मुझे बताइए, बीजेपी ने टिकट काटे तो बीजेपी दबाव में आना चालू हो गई, बीजेपी को आके वापस उनको उधर भेजना पड़ा, तो वहां झंझट हो गया, झंझट तो कहीं ना कहीं हुआ। तो बीजेपी ने जो भी डिसीजन लिए टिकटों में, वो अब कह रहे हैं कि कांग्रेस की पूरी आ जाने तो फिर बात करना। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे घर में लटपटके चल रहे तो इनके भी चलेंगे, मतलब खुद के काम के आधार पर वोट नहीं मांगेगी बीजेपी। झूठ और फरेब और धोखा नहीं छोड़ सकती। मैं आज आपसे, जिस दिन बीजेपी ये छोड़ दे, बीजेपी जीरो है। अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया का यूज करना, डायलॉग बाजी करना, झंझट करना, झूठ ही झूठ। अरे खुद के नारे लगाओ। मुझे तो बड़ी खुशी होती है बीजेपी वाले जब उनको सिखाया गया है वो नारा लगाते हैं। मैं कहा मेरे बाप का ही नारा लगा रहे हो, राम जी का लगा, मैं तो उन्हीं का वंशज खूब लगा। लेकिन मैंने कहा जय सिया राम में दम है। आप सीता माता का भी नाम लिया करो थोड़ी, और सिर्फ चुनाव में मत लगाया करो यार। चुनाव के बाद भी बोला करो थोड़ा बहुत। चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, बिल में घुस जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए, कौन आए थे, कहाँ गए। चुनाव के बाद भी हम दिखते हैं, चुनाव के पहले भी हम दिखते हैं, बीच में भी हम घूमते हैं। हम हमेशा सड़कों पर रहते हैं, बीजेपी हमेशा सड़कों पर नहीं रहती, हम तो सत्ता में है ना। आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में घूम के आ जाओ, खुद जाओ सब जगह। कहाँ थे लोग, उनसे कह रहे हैं बीजेपी वाले तुम थे कहाँ यार 5 साल, जो मिनिस्टर हुए धक्के खाता घूमता था यहाँ पे। इस तरह से अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बीजेपी की भाषा, हमें सावधान रहना चाहिए थोड़ी। मैं आपको आपकी क्लियर कर देता हूँ। देश की आजादी को 76 वर्ष हुए, जयपुर की बसावट को 400 वर्ष हुए, मेरा गांव 700-800 वर्ष पुराना है, आमेर हजारों वर्ष पुराना है। आप मुझे ये बताइए, इस 4 दीवारी में 400 वर्ष से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन और दुनिया की और भी जातीय धर्म के लोग रहते हैं, जिनको राजा ने यहाँ लाकर बसाया 400 वर्ष पहले। जब राजा आमेर में था, पता करना, हिस्ट्री है ये, हाथों से लिखी हुई मिलेगी, आपको दिखा दूंगा मैं। तब भी यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते थे इसी 4 दीवारी, इन्हीं मकानों में रहते थे। चीतों का मोहल्ला, ठठेरों का मोहल्ला, बिसायतियों का मोहल्ला, ये सब राजा ने बसाए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जयपुर की शान है, जो 300-350 साल पुराने 4 दीवारी मिलेंगे, और आमेर में हजारों वर्ष पुराने मिलेंगे। अब ये कह रहे हैं पलायन हो रहा है, तो हिंदू या मुसलमान दोनों 4 दीवारी से बाहर आए, अपने मकान बनाए, तो उसमें हिंदू भी बाहर आ रहा है और मुसलमान भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान तो अंदर जा रहा है। अरे मेरी बात सुनिए यार, जो सच बात है, छोड़ो यार, मैं 76 वर्ष के पहले जा रहा हूँ। देश की आजादी को सिर्फ 76 वर्ष में, 76 वर्ष। कांग्रेस, बीजेपी, हमारी उम्र 76 वर्ष है, बीजेपी की 40 साल, हमारी ज्यादा है, 100 वर्ष मान लो। हमारे से पहले भी जयपुर था। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मेरे गांव में भी थे, यहाँ भी है। बीजेपी की दुकान जब बंद होने लगती है, बीजेपी का सामान जब कम होने लगता है, तब बीजेपी झूठ का सहारा लेती है। वो चला गया, वो आ गया, कोई किसी को निकाल रहा है। अब मेरे गांव में भी मेरा मकान है, मैंने यहाँ भी बनाया। मेरे गांव में हिंदू, मुसलमान सब रहते हैं, वो भी जयपुर में मकान बना रहे हैं। और सिटी वाले, मैं आपको हिंदू बता दूं, इसी सिविल लाइन्स में इतने जो वहाँ से यहाँ पलायन कर गए, इधर आ गए, वो झोटवाड़ा चला गया। सब जब परिवार बढ़ता है तो आते हैं। अब ये बात कोई मीडिया का मुद्दा तोड़ना है, बीजेपी का मुद्दा है। इसलिए आप बीजेपी कांग्रेस में मत बंटो, आप तो सच के साथ रहो, सच के साथ रहोगे, आपको सच्चाई सामने आएगी। मोबाइल दिया, वो महिलाएं जब मिलती हैं तो उनकी आंख में चमक होगी, वो लगातार मिलते रहेंगी, क्योंकि काफ़ी महिलाओं को मिलना बाकी है। इतने मोबाइल एक साथ आ गए, लेकिन जिन महिलाओं को मोबाइल मिला उसमें ऐसा हो गया। और वो हमको जो एक किताब दी गई थी, उसमें एक पन्ना थोड़ा फटावा निकल गया। ये छोटी मोटी कमियां बड़ी उसमें आती होगी। उसमें सरकार की नीयत साफ है, महिलाओं तक मोबाइल पहुंचाना और पहुंचाने का काम लगातार जारी है। अभी दौसा में एक पुजारी को कुछ असामाजिक तत्वों ने मार दिया है, तो आप सरकार से ये मांग करेंगे उनको 50 लाख और जो मुआवजा मिले? ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन क्यों नहीं मांग करेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यदि कोई बात है, यदि मेरे सामने घटना आएगी तो बिल्कुल मांग करेंगे। पुजारी हमारी शान है,
हमारी आन बान शान के प्रतीक हैं। पुजारी मंदिरों में बैठते हैं, मंदिरों में बैठकर हमारी धर्म की ध्वजा को मजबूत करते हैं। यदि किसी पुजारी की हत्या होगी तो पुजारी के साथ भी न्याय होगा और उसके परिवार को पूरा हक मिलेगा। कोई पावर है, डेस्टिनी है जो दुनिया को चलाती है। और गीता जब आप पढ़ोगे, कभी थोड़ा सा पढ़ना मजा आएगा, उसमें किसी धर्म वरम का जिक्र नहीं है, संस्कार की बात है। कोई धर्म उसमें लिखा ही नहीं है कौन सा धर्म। उन्होंने सबके बारे में बताया, क्षत्रिय ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा। जो कृष्ण तो ग्रेट थे, उन्होंने कहा पूरा ब्रह्मांड मेरे से। आप मुझे ये बताइए, ये जो रिजल्ट है, ये चुनाव, ये हार जीत, ये अपने हाथ में है। रामायण में लिखा हुआ है कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, ये ताकि मति पहले हर उसकी बुद्धि पहले ही ले लेता है, तो कोई ना कोई गलती करवाता है। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए। हम अपनी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे पास नहीं। रिजल्ट तो सुदर्शन चक्रवाले के पास ही है, सावधान रहो। लेकिन मुझे सुकून मिल रहा है। लेकिन चुनाव में तो राम के नाम से तो पत्थर ही तैर गए, तो मेरी क्या औकात है, मैं तो तैर ही जाऊंगा। आप चिंता मत। पहला स्टेट था जहां पर हमने रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें लेगाकर राजस्थान के किसी कोने से पैदल नहीं चलने दिया, लोगों को बसों में बैठाकर उनके स्टेट में पहुंचा कर आए थे। हम वही सरकार है जो लोगों का दर्द समझते हैं। जगह जगह सेंटर खोल दिए, एसडीएम की ड्यूटी लगाई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कोई भी करेगा, मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। ये आप भूल गए वो काम। हम बसों में बैठा बैठा के पहुंचा रहे थे लोगों को, जूते चप्पल तक पहनाई हम लोगों ने, नंगे पांव चल रहे थे, रो रहे थे लोग, तब भाग गए थे ये लोग। कोई काम छोटा मोटा नहीं था। राजस्थान की अकेली सरकार ऐसी थी जिसने कोरोना के समय पूरे हिंदुस्तान से जो पैदल लोग राजस्थान से गुजर रहे थे उनको बसों में बैठाकर व्यवस्था करके सरकार ने यहाँ से रवाना किया। क्या हो गया था, यूपी की सरकार की लाशें तैर रही थी। जहाँ पर बीजेपी की सरकार थी तब धर्म याद नहीं आया। आज बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तब लाशें गिनते हुए ध्यान नहीं आया हिंदू है या मुसलमान है। कोरोना के बाद भी बीजेपी सुधरी नहीं। पाप लगेगा बीजेपी के लोगों को। कोरोना में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब बंद हो गए थे। पता है बीजेपी वाले धर्म के ठेकेदार कोरोना में अंदर क्यों घुस गए थे, बाहर क्यों नहीं थे? तब प्रताप सिंह सड़कों पे घूम रहा था। कहाँ थे बीजेपी वाले? डायलॉग बाजी करना आसान है भाई साहब, बाहर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल है। मैं उदयपुर गया, मुझे अस्पताल में लोगों ने कहा आज तो गवर्नर बन गए कटारिया साहब। एक दिन नहीं गए थे तब तक। जयपुर में एक एमएलए इनका बाहर नहीं निकला। मैं रोज ऐसे में ईएसआई हॉस्पिटल सेंटर खुलवा रहा था जगह जगह। ये बैठा मनोज मुदगल, सब जगह हम खोल रहे थे सेंटर। वो पुराने अखबार देखो, टीवी देखो, वीडियोस देखो, सब जगह मैं अंदर जा रहा था। कोरोना में आईसीयू में जा रहा था, लोगों की डर नहीं रहा था। खुद के हो गया, उसके बाद भी गया। क्या बात कर रहे हो? मौके पर पता चलता है आदमी की परीक्षा, नेता की। नेता दो तरह के होते हैं, एक जो मौके पर लड़कर मरने की ताकत रखता है, और एक दूसरा होता है जो खुद दिन भर खुद की रोता रहता है, मन वो दे दो, मन वो दे दो, तन कहीं जान दे दिया। वो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां मिली है, लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां मिल गई और 7-8 लाख प्राइवेट जॉब मिले। राजस्थान विकास दर में दूसरे नंबर पर है। आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन विकास दर में दूसरे नंबर पर है राजस्थान। बीजेपी बड़े बड़े सवाल खड़े करती है। ये आप भूलिए, वसुंधरा जी के शासन में जब बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, तब क्या स्थिति थी राजस्थान और आज राजस्थान की क्या स्थिति। तो आप कंपेयर तो पुरानी वसुंधरा जी की सरकार और कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कामों से तो करोगे, तो आप देख लो। और फिर भी आपका पेट नहीं भरे तो वसुंधरा जी की सरकार के साथ केंद्र की सरकार के काम भी रख देना, तो भी हम भारी हैं। काम के आधार पर हमें पक्की उम्मीद है, अभी इतना कलयुग का बुरा टाइम नहीं आया। ऊपर वाला भी तो देख रहा है, बछीड़ तो आगे लागनी तय है बीजेपी आना। तो अब अति हो गई, तो इतने घमंड में आ गए। ये किसी नेता को नेता मान रहे हैं ना कार्यकर्ता को कार्यकर्ता मान रहे हैं। ये तो कह रहे हैं झंडे पर जो निशान है उसको देख के वोट दे दो। तो फिर वो पब्लिक ये कहेगी, नेताजी ये कहेंगे। इनके हर कैंडिडेट पता है क्या कह रहा है? जो आ गया वो कह रहा है मुझे मत देखो, मेरे नेता को देखो और मेरे निशान को देखो। यदि उसको वोट दे दोगे पब्लिक के लोगों, तो सुन लेना, जनता से मैं अपील करूंगा, तो ये बीजेपी के जो जीत जाएंगे वो कहेंगे मुझे वोट नहीं दिया, मेरी पार्टी को, मेरे चिन्ह को वोट दिया और मेरे नेता को दिया, उनसे जाके मिलने दिल्ली। और हम जो वोट मांग रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं, जो मुझे वोट देगा वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जान दे के भी उससे निभाऊंगा। बीजेपी का नेता नहीं निभाएगा, वो तो कह रहा मुझे दिया ही नहीं, क्योंकि उसका तो है ही नहीं। वो तो साहब का, मैं कह रहा हूं मेरे काम के आधार पर, मेरे खुद के आधार, मुझे वोट दो। मैं सिर्फ मेरे नेता के नाम पर वोट मांगू, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस ये थी सिखाना। वो कह रहे मेरे चिन्ह को देखो, अरे चिन्ह को देखो, हमारा नेता हमको नेता बना सकता है। राहुल गांधी ये कहेगा भाई प्रताप सिंह को हमने टिकट दे दिया,
तो प्रताप सिंह दिन भर राहुल गांधी करे तो राहुल गांधी कहेगा तेरा काम तो तू ही करेगा। ये तो ये कह रहे हैं, बात ही मत करो नीचे वाले की, डायरेक्ट दो। तो डायरेक्ट काका जी मिला किया, दिल्ली में तो इनसे ही मिलना मुश्किल है, तो उनसे कैसे मिलेंगे? किरायो ला गए दिल्ली को। आप बताओ क्यों नहीं मारेंगे? आपको लगता नहीं कि मैं रावण को मार सकता हूँ? तो राम मंदिर तो राम के वंशज का तो काम ही रावण दहन करने का है। अब हमारे आज समझ में नहीं आ रही बीजेपी और देखो बीजेपी वाले इससे भी घबरा गए। मैं ये कहता हूँ मैं राम का वंशज हूँ, तो बीजेपी इसमें भी डरने लगी। तो तू भी कह दे मैं राम का वंशज, तू डर क्यों रहा है? बीजेपी के लोग घबराते क्यों है? राम के बेटे नहीं, पूरा देश ही है। हम कछावा वंश के क्षत्रिय, हमारी वंशावली मिलती है। हम तो ये थोड़ा ना करें आप नहीं हो, मैंने तो नहीं कहा बीजेपी वाले नहीं, वो क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ये कह दूं मैं राम के वंशज, राम का वंशज हूं, तो भी दर्द है। मैं राम जी की आरती गा दूं तो भी दिक्कत है, तू भी गा, उसको याद नहीं है क्या हनुमान चालीसा भी याद को नहीं, राम की आरती याद को नहीं, माता जी की आवे को नहीं, मंत्र कोई बोले को नहीं, सूरज ने जल चढ़ावे को नहीं, बार गुरु करे पाप करे, जो भी को चेहरो विषय हो गयो वैसा ही वो पाप चढ़ा लिया माथे पर, उनके माथे पर दिखने लग गया पाप। आधे वैसे के वैसे हो गए। आदमी की नीयत जैसी होती है ना, वैसा ही चेहरा चाल और चरित्र हो जाती है उनका हो गया। अरे नीयत तो अच्छी रखो, बीजेपी के लोगों नीयत अच्छी लगो रखोगे तो बरकत भी अच्छी होगी। ऊपर वाले पे मानो तो सही भरोसा, बाहर है तो राम जी को मार नाम माए ने बाय ने जा, अरे थक गया यार नाम लेता लेता। अंदर बात आप कर रहे हो, तो अभी किसके साथ गहलोत जी को बना रहे हो सीएम या पायलट साहब? हमारा हाथ में बनाना हो तो फिर बता दूं मैं थाने। यार एक बात बताओ, एक आप ये सीधे इतने बड़े बड़े सवाल ले आते हो। राजस्थान में चुनाव हो जाए, हमारा नारा 156 पार, जो नारा विधायक दल के नेता ने दिया वही तो लेकर चलेंगे। विधायक दल का नेता नेतृत्व करता है, प्रदेश अध्यक्ष करता है, दोनों नेतृत्व करते हैं, तो डिसिप्लिन तो मानना ही पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। विधायक दल के नेता ने कह दिया 156 पार, हमारी कोशिश 156 पार की है। अब एक बार 156 पार आ जा जो फिर देखा, और ये तो सब सारा तकदीर का खेल है।